हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हिंदी की सीरीज़ हमारी चल रही है जिसमें हम स्वर कंप्लीट कर चुके थे और व्यंजन हमारे चल रहे थे। ठीक है, हमने व्यंजनों में स्पर्श व्यंजन पढ़ लिए, अंतः स्था व्यंजन पढ़ लिए और ऊष्म संघर्षी व्यंजन पढ़ लिए। साथ ही साथ हमने उसके जो बोलने के स्थान हैं उनका भी हम अध्ययन कर चुके हैं। हमारे 33 के 33 व्यंजन कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं इसी व्यंजनों की ओर और देखते हैं आगे की तरफ। तो देखिए, दो व्यंजन जो होते हैं ड और ढ, जिसके नीचे बिंदी लगी हुई होती है। ठीक है, ड और ढ ये विकसित व्यंजन है, नवीन विकसित व्यंजन है, नए रूप में विकसित हुए हैं। इन्हें जो कहा जाता है वो कहा जाता है उत्क्षिप्त व्यंजन। इनके कई नाम हैं, उन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं, इन्हें द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है, इन्हें ताड़नजात व्यंजन भी कहते हैं, ताड़नजात व्यंजन भी कहा जाता है, और इन्हें नवीन विकसित व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ड और ढ बिंदी वालों को उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं, द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, ताड़नजात व्यंजन भी कहते हैं और नवीन विकसित व्यंजन भी कहते हैं। ये जो हैं ये उसी टा वर्ग में आते हैं, ये उसी टा वर्ग के हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। ये किस वर्ग में आते हैं? टा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अब हम जानते हैं कि पूरा का पूरा टा वर्ग किसके अंतर था? मूर्धा के अंतर्गत। तो ये भी कहाँ जाएंगे? मूर्धा के अंतर्गत जाएंगे। कहाँ जाएंगे? मूर्धा के अंतर्गत जाएंगे। जब पूरा का पूरा टा वर्ग मूर्धा में गया था, और हमें ये पता है कि डा और ढा भी अगर मूर्धा में गए हैं तो ऑब्वियसली बात है कि ये भी कहाँ जाएंगे? मूर्धा में जाएंगे। इतनी सी बात ठीक है। तो हमारे दो व्यंजन और आ गए जिन्हें हम उत्क्षिप्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, ताड़नजात व्यंजन और नवीन विकसित व्यंजनों के नाम से जानते हैं। आगे आते हैं। आगे जो बात आती है वो आती है संयुक्त व्यंजनों की। आगे जो हम बात करने वाले हैं वो बात है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन का मतलब क्या है? जिनका निर्माण दो व्यंजनों से मिलकर हुआ है। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त का मतलब क्या है? किसी का योग करना, यानी कि वो व्यंजन जिनका निर्माण दो या दो से अधिक व्यंजनों के योग से हुआ है। इनकी जो कुल संख्या है वो है 4। संयुक्त व्यंजन कुल मिलाकर कितने हैं? 4। कौन कौन से हैं? छ, त्र, श्र, ज्ञ। छ, त्र, श्र, ज्ञ। अब जरा एक बात को सुनिएगा, ये छ किससे मिलकर बना हुआ है? ये देखिए, ये जो मिलकर बना है आधे का और पेट चीरा शा से मिलकर बना हुआ है। अब एक बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, पहले मैं सबकी बता दे रहा हूँ, फिर उसके बाद उसकी याद करने की शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। ये त्रा जो मिलकर बना हुआ है आधे ता और पूरे रा से मिलकर बना हुआ है। ये जो श्रा है ये आधे शा और पूरे रा से मिलकर बना हुआ है। ये जो ज्ञा है ये आधे जा प्लस पूरे इया से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अब जरा थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा कि इसको कैसे याद रखा जाए कि ये जो है आधे का और शा से मिलकर बना हुआ है। अगर मैं आपसे एक बात बोलूं कि जरा इसको पढ़ने की कोशिश करिए, ये क्या लिखा हुआ है, तो आप क्या पढ़ेंगे इसे? दक्षिणा। आपने देखा कि का की साउंड आई, दक्षिणा।
ठीक है, का की साउंड आ रही है। इसका मतलब जब हम क्षत्रिय वाला छा को अगर बीच में रख करके बोल रहे हैं तो हमें पहले का की साउंड लेनी पड़ रही है। दक्षिणा, का की साउंड आ रही है, इसका मतलब आधा का आ रहा है, इसीलिए ये आधे का से बना। उसके बाद छिणा यानी कि छा की साउंड आई। छा मतलब छतरी वाला नहीं, ये शा वाला। दक्षिणा, शिणा, छा जो है वो षटकोण वाला है। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखना है, देखिए आधा का तो समझ में आ गया होगा कि जब हम इस छ का उच्चारण करते हैं तो आधे का की साउंड आती है। आधा का तो यहाँ से आ गया। अब ये पेट चीरा सा कहाँ से आएगा? अगर हम थोड़ा सा कोशिश करें समझने की कि ये जो लाइन है ये इस तरीके से बनी हुई है, अगर ये इस तरीके से बन के थोड़ा सा मुड़ जाए तो, हाँ या ना? मैंने क्या बनाया, दोबारा से बनाइए, देखिए ये छा इस तरीके से लिखा हुआ था, मैंने कहा ये बस ऐसे देखना है आपको कि ये ऐसे बन रहा है, इसके बीच में से एक लाइन खींचनी है। अब ध्यान रह जाएगी, ये समझने का तरीका है। अच्छा इसको पढ़िए, ये तो अपने आप ही पता लग रहा है, त्र त्र ता और रा की राउंड आ रही है, त्र में ता की राउंड और रा की राउंड आ रही है। तो यानी कि ये त्रा किससे मिलकर बना है? ता और रा से। भाई ता और रा की तो साउंड आ रही है। श्रा पे आइए, श्रा क्यों सुनिए, श्र श्र शा और रा की साउंड आ रही है। जब शा और रा की साउंड आ रही है तो श्रा किससे बनेगा? शा और रा से मिलेगा। अच्छा ये जो ज्ञा है इसको ज्ञा बोलते हैं, इसको ज्ञा नहीं बोलते हैं, ज्ञा ज्ञा। तो ये जा और इया से मिलकर बना हुआ है। जा तो आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको अलग से ही दिखाई दे जाएगा कि ये इया है। ठीक है, ये हो गए हमारे संयुक्त व्यंजन। क्लियर है भाई इतनी सी बात? तो अब हम देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर में अब हमारे जो रह जाते हैं, अच्छा वो दो और रह जाते हैं, वो चीज़ और नोट कर लीजिए आप लोग, उसके बाद हम बात करते हैं। मैं इसे रफ कर रहा हूं, आप लोग आगे का नोट करेंगे। अगला है अयोगवाह। अयोगवाह, अयोगवाह का मतलब क्या है? जिनका किसी के साथ योग ही ना हो पाए। तो लिखेंगे वह ध्वनियां देखिए वह ध्वनियां जिनका किसी वर्ण के साथ मेल नहीं हो पाया। अर्थात वर्ण कितने थे? वर्ण तो दो ही थे, स्वर और व्यंजन। तो ना तो वो स्वर में जा पाई और ना ही वो व्यंजन में। अर्थात जिनका समावेश ना तो स्वरों में हुआ ना ही व्यंजनों में। ठीक है, वो क्या कहलाई? अयोगवाह। अयोगवाह की संख्या कितनी है? दो। कितनी संख्याएं हैं? दो। कौन कौन सी हैं? देखिए यहां पे डालिए अयोगवाह की संख्या। तो जो अयोगवाह की संख्या है वो है दो। कौन कौन सी हैं? तो नंबर एक है अनुस्वार। नंबर एक क्या है? अनुस्वार। ये क्या होती है? छोटी अंग। अनुस्वार को क्या कहते हैं? छोटी अंग को ही अनुस्वार कहा जाता है। अच्छा ये क्या है छोटी अंग? जरा इसके बारे में पढ़ लीजिए। वह ध्वनि जिसके उच्चारण में
हवा सिर्फ नाक से निकलती है। सिर्फ नाक से निकलती है, उसे क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं, छोटी अंग की मात्रा कहा जाता है। इसका प्रयोग लिखिएगा, इसका प्रयोग इस तरीके से लाइन खींचकर ऊपर बिंदु लगाकर किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में देखिएगा, जैसे वंदना, ओके, जैसे संगम, जैसे गंगा। समझ में बात आ रही है? और देखें, लंका, और देखें संशय। ये हमने जो प्रयोग किया है, ये अनुस्वार लगा करके हमने प्रयोग किया है। यहां तक बात समझ में आ रही है? आगे आप लगा सकते हैं अंगूर। इस तरीके से छोटी अंक की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या हो गया? अनुस्वार। दूसरा क्या होता है वो भी देखते हैं। मैं इसे मिटाता हूं। अगला आता है दूसरे नंबर पे विसर्ग। ये क्या है? बड़ी अंग। लिखिए, इसका उच्चारण प्राय हा के समान किया जाता है। इसका उच्चारण प्राय कैसे किया जाता है? ह के समान, जैसे अतः, प्राय, स्वाहा। जिसके भी आगे विसर्ग लग जाता है हम क्या करते हैं? हा की साउंड लेने लगते हैं। जैसे स्वाहा, अब स्वाहा में हाथ न लगा हुआ है, क्या बोलते हैं हम? विसर्ग लगा देते हैं। आगे अतः, अब अतः आपने लिखा, ये विसर्ग ही तो लगाया, हा नहीं लगाया आपने, अतः। अब आपने लिखा सुखः, ये विसर्ग लगा दिया आपने, सुखः। ये बड़ी अंक की मात्रा है, ठीक है, इसमें हा की साउंड आती है। और हमें पता है कि हा कहाँ से बोला जाता है? कंठ से बोला जाता है। इसीलिए इसका उच्चारण स्थान कंठ है। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे, अतः, हा पे जोड़ दीजिए, पता लगेगी। अतः, प्राय, अंतः, दुःखः, और आप लिख सकते हैं प्रातः। ठीक, ये हो गया हमारा विसर्ग। अगर हम आगे की बात करें, ये हमारे अयोगवाह हो गए। हमने देख लिए कि अयोगवाह की संख्या कितनी है? 2। अब हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर में हमारे कुल मिलाकर वर्ण कितने हो गए। तो जरा देखते हैं, मैं इसे रफ करता हूं, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। देखिए, हमने जो पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़े कि 11 क्या होते हैं? स्वर होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि 25 क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि 4 अंतःस्थ व्यंजन होते हैं।
फिर हमने पढ़ा 4 ऊष्म संघर्षी व्यंजन होते हैं, ऊष्म संघर्षी व्यंजन होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा 2 अयोगवाह होते हैं। अगर हम इनका योग करें तो 5 और 1 6 और 4 10 और 4 14 और 2 16, 16 और 4 20 और 2 22 का 2 बचे 2, तो 2 4 और 1 5। कुल मिलाकर जो वर्णमाला में वर्ण होते हैं वो कितने होते हैं? 52। तो आप इसी प्रकार से बना करके लिखेंगे, इस प्रकार कुल वर्णों की संख्या 52 है। इस प्रकार कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 52। ठीक है। आगे आप डालिएगा कुछ आगत ध्वनियां भी हैं, वो भी आप लिख लीजिए। आगत ध्वनियां, आगत ध्वनियां कह लीजिए या अरबी फारसी की ध्वनियां कह लीजिए, बात एक ही है। आगत ध्वनियों की संख्या कितनी है? कुल मिलाकर है 5। आगत ध्वनियां कितनी होती हैं? 5। कौन कौन सी हैं वो भी नोट करिएगा। का नुक्ता वाला, खा नुक्ता वाला, गा नुक्ता वाला, जा नुक्ता वाला और फा नुक्ता वाला। ठीक है। क ख ग ज फ, ये नुक्ता वाली जो ध्वनियां हैं इनकी संख्याएं हैं 5, जिन्हें क्या कहते हैं? आगत ध्वनियां कहा जाता है, या अरबी फारसी की ध्वनियां हम इन्हें कह सकते हैं। देखो यहां पर जो हमारा खत्म होता है वो कुल मिलाकर हमारे व्यंजनों के बारे में जो बातें हैं वो खत्म होती हैं। हम जो आगे अध्ययन करेंगे वो अध्ययन करेंगे हम अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, इनके बारे में, द्वित्व व्यंजनों के बारे में हम जानेंगे और शब्दकोश के बारे में जानेंगे। अभी जो हमने जाना है वो वर्णमाला में स्वर और व्यंजनों के बारे में जाना है। अभी इसके बारे में जो हम आगे जानेंगे, आप भी जानते हैं कि अब अल्प प्राण और महाप्राण, अघोष और सघोष, इनको याद करना थोड़ा सा कठिन पड़ता है, पर ये मेरा आपसे वादा है कि सबसे सरल तरीके से आपको इस चैनल पे मैं याद कराऊंगा। तब तक के लिए आप लोग बने रहें, अपना प्यार देते रहें, इस चैनल को सपोर्ट करिए। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं।